12th Biology, Chapter 6, Molecular Basis of Inheritance. I am D. Bhavani Singh. गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। 12th का अपना 6 चैप्टर है, आज हम इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसमें हम जानेंगे जेनेटिक मटेरियल के बारे में, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, ट्रांसलेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और उन सभी सारी चीजों के बारे में, सेंट्रल डोग्मा के बारे में। तो सबसे पहले हमें डीएनए को जानना है दोस्तों। डीएनए क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल है दोस्तों। आप तो जानते ही हैं कि सबसे पहले एक्सीडेंटली डीएनए की खोज कैसे हुई थी। फ्रेडरिक मिशर ने सबसे पहले फर्स्ट सेल में से कुछ मटेरियल को आइसोलेट किया था और उसने इसका नाम न्यूक्लियन दिया था, और बाद में डिस्कवर हुआ था कि ये एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए की। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये हम ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं, तो हमें ध्यान रखनी है कि डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। आरएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरियाज में और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स में, इसकी फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये हमें दोनों को फुल फॉर्म में ये ध्यान ही रखना है। अब हम ये जानें कि डीएनए बेसिकली मिलके बना किससे है। दोस्तों, डीएनए जो है एक पॉलीमर है, लॉन्ग चेन है न्यूक्लियोटाइड की। अब ये न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है, चलो इसे जान लेते हैं। दोस्तों, ये एक पेंटोज शुगर है और इसके साथ में ये एक नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है। जब पेंटोज शुगर के साथ में नाइट्रोजन बेस जुड़ जाता है, इसको, इस कॉम्बिनेशन को, इस इतने स्ट्रक्चर्स को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अगर इस न्यूक्लियोसाइड के साथ में ये फॉस्फेट और अटैच हो जाता है OH पोजीशन पे, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन, इतना बड़ा ये ग्रुप न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और दोस्तों, जो डीएनए होता है वो इस न्यूक्लियोटाइड की एक लॉन्ग चेन है, इसीलिए इसको कहा जाता है पॉलीमर, लॉन्ग चेन ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है दोस्तों, हम बात करें तो ह्यूमन डीएनए है, आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये बहुत लंबा है और एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर ये कैसे प्रेजेंट होता है सुपर कॉइल फॉर्म में, तो हम उसको जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ह्यूमन के हैप्लॉइड डीएनए के अंदर कितने नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं। ठीक है, ह्यूमन का जो हैप्लॉइड डीएनए है, इसके अंदर 3.3 10⁹ बेस पेयर होते हैं। ये हम हैप्लॉइड की बात कर रहे हैं, और अगर से डिप्लॉइड कहेंगे तो ये होगा 6.6 10⁹ बेस पेयर। ठीक है, ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इनसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में ऑलरेडी ये मेंशन भी है, इसीलिए हम इनको जरूर डिस्कस करेंगे। ओके, बाद में बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरियोफेग 5X174, इसके अंदर जो इसका डीएनए जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, और इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनका नंबर होता है 5386। ये नंबर्स हमें याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बैक्टीरियोफेग लैम्डा। बैक्टीरियोफेग लैम्डा, और इसके अंदर होते हैं 48,502 बेस पेयर, ये इसके जेनेटिक मटेरियल के हैं। ठीक है, बेस पेयर हमें याद रखने। और लास्ट में ई कोलाई बैक्टीरिया, हम इसके बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया में जो बेस पेयर होते हैं वो होते हैं 4.6 10⁶ बेस पेयर। 4.6 10⁶ बेस पेयर, ये इनका जेनेटिक मटेरियल है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें इसको नोट करना है। साथ में मैंने आपके सामने एक डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन बोर्ड छोटा है दोस्तों, इसलिए मैंने सिर्फ छोटे 2 बेस पेयर्स को ही इसमें शो किया है। ठीक है, अब इसमें से थोड़ी सी कोई खास बात कर लेते हैं। अभी हमने जाना कि नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ में जुड़ा हुआ होता है, इससे न्यूक्लियोसाइड बनता है। इसके साथ अगर OH पोजीशन पे फॉस्फेट अटैच हो गया तो ये बन जाता है अपना न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड की जो लॉन्ग चेन बनती है उसी से हमारा डीएनए बना हुआ होता है। लेकिन दोस्तों, इस डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो और कौन कौन सी 3 चीजें जो मिल करके इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अलावा हमारे डीएनए को बनाती है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर तो ये 3 पोजीशन, फॉस्फेट है, पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है। लेकिन नाइट्रोजनस बेस दोस्तों बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन। ये आप 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। ये ऑलरेडी यहां पर मैंने मेंशन किए हैं। ये एडिनाइन है, टी से थायमिन है, जी से ग्वानोसिन है, और सी से साइटोसिन है। ये सारे के सारे नाइट्रोजनस बेस हैं, और आप देख सकते हैं कि प्यूरिन पाइरिमिडीन के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, यानी एक नाइट्रोजनस बेस एक
एडिनाइन थायमीन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है। और इनकी अगर हम पोलैरिटी को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पेंटोज शुगर पर फॉस्फेट पे OH पोजीशन 5th पोजीशन के ऊपर फॉस्फेट अटैच है, तो इस एंड को हम 5' एंड कहते हैं। जबकि इसका जो लोअर एंड है इसमें 3rd पोजीशन पर OH ग्रुप है, इसलिए हम इस एंड को 3' एंड कहते हैं। और हमारा जो डीएनए होता है इसकी पोलैरिटी 5' to 3' और ये एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। जैसे यहाँ अगर 3' है तो इस तरफ 5' प्रेजेंट होगा, तो जो पोलैरिटी है वो 5' to 3' होती है। और ये एक दूसरे की दोनों चेन जो है वो इसके एंटी पैरेलल हैं। ठीक है दोस्तों, यही चीज हमें ध्यान में रखनी है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो बात कर लेते हैं डीएनए की कि डीएनए की खोज कैसे हुई थी। हाँ, तो सबसे पहले 1869 के अंदर फ्रेडरिक मिशर ने कुछ पस सेल्स को आइडेंटिफाई किया और उन्होंने जब उस पस सेल को आइडेंटिफाई किया और उनको चेक किया तो उनमें उन्हें एक एसिडिक सब्सटेंस मिला जिसका नाम उन्होंने न्यूक्लिन दिया। दोस्तों, एसिडिक सब्सटेंस न्यूक्लिन। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल आया जिसके लिए 2 साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। वो 2 साइंटिस्ट थे, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक्स। लेकिन दोस्तों ये काम इन्होंने अकेले नहीं किया था, इन्होंने कॉन्टिन्यूसली 3 से 4 साल तक काम किया। लेकिन इनको जो डाटा प्रोवाइड किया था वो डाटा प्रोवाइड किया था 3 साइंटिस्ट ने, और वो 3 साइंटिस्ट हैं मॉरिस विल्किंसन, रोज़लिंड फ्रैंकलिन और इरविन चेरगॉफ। इन तीनों ने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से एक डीएनए का डाटा प्रोवाइड किया और उसी डाटा को यूज करते हुए जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक्स ने डबल डीएनए हेलिक्स स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड किया जिसे हम स्टडी करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो डीएनए है ये एक लॉन्ग चेन है। लॉन्ग चेन हम इसको बात कहेंगे, ये पॉलीमर है। और ये पॉलीमर किसका है, ये है न्यूक्लियोटाइड का। और ये न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना हुआ होता है दोस्तों, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस इसके साथ जुड़ जाती है तो ये बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। और अगर इस न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट अटैच हो जाता है और ये फॉस्फेट अटैच होने के बाद ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। और दोस्तों जब ये न्यूक्लियोटाइड के साथ में और न्यूक्लियोटाइड और कॉन्टिन्यूसली लॉन्ग चेन जुड़ती जाती है तो फाइनली ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है दोस्तों डीएनए। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। चलो अब आगे की बात करते हैं। लेकिन इसमें खास बात क्या है, पेंटोज शुगर हम जानते हैं, फॉस्फेट हम जानते हैं, नाइट्रोजनस बेस को अब हम फिर दोबारा जान लेते हैं दोस्तों। हाँ, तो स्टूडेंट जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन एंड पाइरीमिडीन। प्यूरिन एंड पाइरीमिडीन। प्यूरिन के अंदर जो आता है वो आता है एडिनाइन और आपका ग्वानिन, एडिनाइन एंड ग्वानिन। जबकि पाइरीमिडीन में आपका आता है साइटोसिन और थायमीन। लेकिन दोस्तों हमारे डीएनए के अंदर होता क्या है, एक पाइरीमिडीन और होता है दोस्तों जिसे हम यूरासिल कहते हैं, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे आरएनए के केस में। ओके, हाँ, तो होता क्या है, ये जो एडिनाइन है ये थायमीन के साथ डबल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। जबकि जो ग्वानिन है ये साइटोसिन के साथ ट्रिपल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। और हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर में जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे बनाया था उसमें भी आप देख सकते हैं कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में एडिनाइन थायमीन के साथ और ग्वानिन साइटोसिन के साथ में, इसमें ये दोनों प्यूरिन है और ये दोनों पाइरीमिडीन है। लेकिन दोस्तों आरएनए में क्या होता है, आरएनए के अंदर थायमीन की जगह यूरासिल जुड़ा हुआ होता है
एडेनाइन के साथ में यूरासिल, और इस तरीके से वो आरएनए बनता है। लेकिन डीएनए में सिर्फ ये चारों ही बेस पेयर होते हैं, एडेनाइन के साथ में थायमिन और ग्वानिन के साथ में साइटोसिन। हाँ तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं एरविन चेरगैफ की, जिन्होंने कि एक्सरे डिफ्रेक्शन डाटा प्रोवाइड किया था डीएनए मॉडल बनाने के लिए। हाँ, तो इनके एक रूल बनाया था जिसे हम कहते हैं चेरगैफ रूल। चेरगैफ रूल क्या कहता है कि डीएनए के अंदर जितना एडेनाइन होगा उतना ही थायमिन होगा, जितना ग्वानोसिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा, और इस तरीके से इन दोनों की एक रेशो होगी। वो रेशो से इन्होंने एक ये रूल बनाया। ये रूल क्या है कि ए के साथ में ग्वानोसिन और थायमिन प्लस साइटोसिन, इन दोनों का रेशो हमेशा 1 होता है। यानी एडेनाइन की रेशो ओके। सो रूल फर्स्ट इज द अमाउंट ऑफ एडेनाइन इज ऑलवेज इक्वल to thymine and the amount of guanine is always equal to cytosine in a DNA। ये पहला रूल है। सेकेंड रूल है adenine is joined or linked to thymine by 2 hydrogen bond and guanine is linked to cytosine by 3 hydrogen bond। This is the 2 rule, and third rule is the ratio of adenine and guanine to that of thymine and cytosine is always equal to 1, जो हमने यहाँ मेंशन की है। यानी A प्लस G का अमाउंट और T प्लस C के अमाउंट की जो रेशो है ये 1 होगी, और यही चेरगैफ रूल है जिसे 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, अब डीएनए के साइलेंट फीचर की बात कर लेते हैं, जो कभी पूछ लिया था। जो 2-4 पॉइंट हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि बैकबोन से रिलेटेड है। ये शुगर और फॉस्फेट, ये क्या है? ये बैकबोन बनाते हैं डीएनए की। इस कंसेप्ट को जनरल में याद रखना हमारे को। वैसे तो थ्योरी पार्ट में आप कहीं भी एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो हमारा डीएनए है दैट इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर अगर हम ध्यान से स्ट्रक्चर को देखेंगे तो शुगर और फॉस्फेट जो जुड़ी हुई होती है, इसी से बैकबोन मिलती है, और यही हमारे डीएनए को स्टेबिलिटी देती है। ठीक है। सेकंड जो पार्ट है वो हमें ध्यान रखना है कि जो डीएनए चेन है, ये हमारे डीएनए, इसकी जो पोलैरिटी है वो 5' to 3' होती है एक चेन की, और अदर चेन की जो होती है वो 3' to 5' होती है। इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे की चेन एंटी पैरेलल होती हैं, एंटी पैरेलल वे में अरेंज होती हैं। ठीक है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट है कि एडेनाइन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ में थायमिन के साथ ज्वाइन होता है, और ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में साइटोसिन के साथ ज्वाइन होता है। ये दोनों नाइट्रोजनस बेस हैं दोस्तों, जो कि हमें ध्यान रखना है। ये थर्ड पॉइंट है इसका। अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा? जो डीएनए है इसकी जो 2 चेन है, 2
chains are coiled in right-handed fashion। मतलब ये राइट हैंडेड में ये ट्विस्टेड होता है। ये हमारा जो डीएनए है इस तरीके से, ये दोस्तों ये राइट हैंडेड वे में ट्विस्टेड होता है। ये पहली बात है। दूसरा, इसका जो ये हेलिक्स है, इस हेलिक्स का जो लेंथ है वो होती है 3.4 नैनोमीटर। इसकी जो विड्थ होती है दोस्तों ये होती है 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है दोस्तों, इसकी विड्थ होती है 20 एंगस्ट्रॉम। और ईच नाइट्रोजिनस बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 0.34 नैनोमीटर। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। ये डीएनए के साइलेंट पॉइंट हैं। ये 4 पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। इससे हमारा ये इसका जो मेन पॉइंट्स है हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। और ये जो अपना हेलिक्स है, इसका ये जो एक टर्न है, इसके बीच में यहाँ पर 10 बेस पेयर्स होते हैं। तो ईच टर्न है 10 बेस पेयर। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि शुगर और फॉस्फेट हमारे डीएनए की बैकबोन बनाती है जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। डीएनए की जो चेन है इसकी पोलैरिटी 5' to 3' होती है और दूसरी चेन की 3' to 5' होती है। ये दोनों एक दूसरे की एंटी पैरेलल होती हैं। एडेनाइन हमेशा थायमिन के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और डीएनए के अंदर 2 चेन होती हैं जो कि राइट हैंडेड फैशन में एक दूसरे के साथ में ये टर्न होते हैं इसके अंदर। और इसका जो हेलिक्स होता है, जिसका जो लेंथ होती है वो 3.4 नैनोमीटर होती है। इसकी विड्थ 20 एंगस्ट्रॉम होती है। ये विड्थ 20 एंगस्ट्रॉम। और नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस है, इन 2 नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर होती है। और ईच टर्न के अंदर 10 नाइट्रोजन बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। हाँ, तो दोस्तों बात करते हैं फ्रांसिस क्रिक की, जिन्होंने एक प्रपोज किया था जिसको उन्होंने कहा था सेंट्रल डॉगमा। ये उनकी रिसर्च क्या कहती है? वो कहती है कि जो इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है, वो डीएनए से एमआरएनए में ट्रांसफर होती है और एमआरएनए से ही प्रोटीन बनता है। इसका मतलब डीएनए से जो इंफॉर्मेशन एमआरएनए में ट्रांसफर हो रही है, इस प्रोसेस को इन्होंने कहा था ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और फिर एमआरएनए से जब प्रोटीन बनने का प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। और इसी को उन्होंने इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर होने के प्रोसेस को ही इन्होंने प्रपोज किया था और इसे कहा था सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा। हाँ, तो दोस्तों अब हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए की बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दोस्तों, वो 2 टाइप के होते हैं। हमने इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। प्रोकैरियोट्स में हम बैक्टीरियाज की बात करते हैं। अच्छा, इसके अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि इसका बैक्टीरियाज में और प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। और इस सेंट्रल रीजन के अंदर सिर्फ डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके साथ में कोई इसके ऊपर कवरिंग नहीं होती और साथ में कोई प्रोटीन भी नहीं होता। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं दोस्तों। अच्छा, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं यूकैरियोट्स के केस में। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉजर कॉर्नबर्ग। रॉजर कॉर्नबर्ग ने क्या प्रपोज किया था? इन 1974 इन्होंने कहा था कि जो क्रोमोसोम है वो डीएनए और प्रोटीन के मिलके बने हुए होते हैं। डीएनए और प्रोटीन के। ठीक है, लेकिन अब एक खासियत बात क्या है? जो डीएनए होता है ये नेगेटिव चार्ज होता है और जो प्रोटीन होता है वो
पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये होता कैसे है, चलो मैं इसके आपके सामने डायग्राम बनाता हूं कि यूकैरियोट्स के अंदर ये डीएनए के अंदर प्रोटीन होता कैसे है। ये मैं आपके सामने एक हिस्टोन ऑक्टेमर बना रहा हूं, जिसी को ही हम प्रोटीन कहते हैं, हिस्टोन ऑक्टेमर। ठीक है, ये हिस्टोन ऑक्टेमर है और इसके ऊपर ये लो जी, मैंने इसके सामने ये स्ट्रक्चर बना दिया है। ये डीएनए जुड़ गया इसके साथ में, रैप्ड है इसके ऊपर, और यहाँ ये इसके ऊपर एक प्लग है जो इसको खुलने से रोकता है। ठीक है, ये H1 हिस्टोन है। अब जरा इस चीज को समझ लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये हमारा डीएनए है, इसको हमने कहा हिस्टोन ऑक्टेमर, क्योंकि ये 8 मॉलिक्यूल से मिलके बना है, 8 मॉलिक्यूल से मिलके बना है, और इसके ऊपर डीएनए व्रैप्ड होता है। यानी पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डीएनए व्रैप्ड होता है, और जहां पर ये व्रैप्ड होता है इस जगह पर H1 हिस्टोन जुड़ा हुआ होता है, और ये H1 हिस्टोन इसको खुलने से रोकता है, और इस इतनी सी यूनिट को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, और जब न्यूक्लियोसोम के साथ में न्यूक्लियोसोम और कॉन्टिन्यूसली लॉन्ग चेन जुड़ती रहती है दोस्तों, तो इससे बनता है हमारा क्रोमेटिन थ्रेड, और इस क्रोमेटिन थ्रेड की जब सुपर कॉइलिंग होती है दोस्तों, तो इससे बनते हैं हमारे क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये कंसेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमें ये ध्यान रखना है, जो हिस्टोन ऑक्टेमर होता है ये एक प्रोटीन है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो डीएनए होता है वो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन के ऊपर डीएनए व्रैप्ड होता है। अब इसमें खासियत क्या बात होती है, ये कितना व्रैप्ड होता है डीएनए, इसके ऊपर 1:3/4 टर्न व्रैप्ड होता है दोस्तों। और इस इतनी सी ये जो 1:3/4 टर्न जो व्रैप्ड है, इसमें कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, 200 बेस पेयर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है दोस्तों, ध्यान रहेगा ये कंसेप्ट। ये है न्यूक्लियोसोम। हाँ तो दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं क्रोमेटिन के बारे में। अभी हमने पढ़ाई था कि जो न्यूक्लियोसोम है वो कॉन्टिन्यूसली जुड़ते रहते हैं, और जुड़ने के बाद जो लॉन्ग चेन बनती है उससे हमारी बनती है क्रोमेटिन थ्रेड। अच्छा, अगर क्रोमेटिन थ्रेड को जब सेल डिवीजन हो रहा होता है और हम क्रोमेटिन थ्रेड के ऊपर एक स्टेन होता है जिसको हम कहते हैं फ्लूजेन स्टेन, अगर ये स्टेन से हम न्यूक्लियस को स्टेन करें तो हम न्यूक्लियस को देख सकते हैं। लेकिन होता क्या है, सेल डिवीजन के दौरान जब हम ये स्टेन यूज करेंगे क्रोमेटिन थ्रेड पर जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो कुछ जो डीएनए का पार्ट है, क्रोमेटिन थ्रेड का जो पार्ट है वो लूजली पैक होता है। ठीक है, और उसका जो कलर होता है वो लाइट पिंक के आसपास होता है शायद। ठीक है, जबकि दूसरा जो कुछ पार्ट होता है वो डेंसली पैक होता है और डार्क कलर का होता है। अब यहीं से हम क्रोमेटिन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो लूजली पैक होता है और स्टेन्ड लाइट होता है हम उसको कहते हैं ईयू क्रोमेटिन, और जो कि डार्क कलर होता है, डेंसली पैक्ड होता है, इसको हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। अब इनमें क्या खासियत है दोस्तों वो हम ध्यान देते हैं। जो ईयू क्रोमेटिन है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, और जबकि हेट्रोक्रोमेटिन होता है ये इनएक्टिव होता है दोस्तों। हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, ईयू क्रोमेटिन में एक्टिव जीन्स आर प्रेजेंट, और इसके अंदर हम कहेंगे इसमें इनएक्टिव जीन्स आर प्रेजेंट।
इसके अलावा एक खास बात यह है कि EU chromatin do not contain repeative DNA सीक्वेंस। और इसमें क्या होती है? रिपीटिव DNA सीक्वेंस इज प्रेजेंट। ठीक है दोस्तों, तो हमें ध्यान रखना है इओक्रोमेटिन है, लाइट कलर का होता है, लाइट स्टेन होता है, लूजली पैक होता है, इसमें ट्रांसक्रिप्शनली ये एक्टिव होता है, एक्टिव जीन्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और इओक्रोमेटिन के अंदर रिपीटिव डीएनए सीक्वेंस नहीं प्रेजेंट होती, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन है ये डेंसली पैक होता है, डार्क कलर स्टेन होता है इसका, ये इनएक्टिव होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है और इसमें इनएक्टिव जीन्स प्रेजेंट होते हैं और रिपीटिव डीएनए सीक्वेंस इज प्रेजेंट। Welcome friends in my channel The Easy Way by D. Bhavani Singh. Press subscribe the bell icon. Thank you.